बिल्कुल। और देखिए अब उन इलाकों की बात कर लेते हैं जहां समाजवादी पार्टी का आप कह सकते हैं कि अच्छा खासी मौजूदगी रहती है और जो परिवार है, जो गढ़ है और जो परिवार है वो यहां से चुनाव लड़ता है। जो यादव परिवार है, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, वो यहां से चुनाव लड़ता है। तो ये सीटें भी आपको बता देते हैं। देखिए फिरोजाबाद, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, ये भी बीजेपी जीत सकती है। मैनपुरी, यहां से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, ये सीट है जो समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रह सकती है। तो एक हो गया आजमगढ़ और एक हो गई मैनपुरी। बड़ी देर के बाद कोई हरी बत्ती जली इस पर। वहीं देखिए उसके आगे आप चलेंगे तो फिर से आपको भगवा रंगी नजर आएगा। मुलायम सिंह यादव कहते भी थे कि देखिए मैनपुरी और पूरब में हमारा मैनपुरी है आजमगढ़। तो ये सर्वे में भी नजर आ रहा है कि ये दोनों ऐसे गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से जिसको ध्वस्त करना आज भी भाजपा के लिए चुनौती। फिरोजाबाद लेकिन सपा के पास थी, अक्षय यादव की सीट है, बिल्कुल वो भी इस बार भाजपा निकालती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से 2019 के अंदर तो जरूर हार गई थी, मतलब समाजवादी पार्टी वहाँ से घर में विद्रोह हो चुका था वहाँ पर, इसके कारण हार गए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेहतर करते हुए दिख रही है। मैनपुरी तो खैर गढ़ी है, मुलायम सिंह यादव लगातार वहाँ से रहे, उसके बाद अब वहाँ से डिंपल यादव सांसद है, तो मैनपुरी तो लग ही रहा था कि समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतेगी। एटा में जरूर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कल्याण सिंह के पोते यहाँ से सांसद है, बेटा सांसद है इटा से। इटावा की अगर बात करें तो देखिए सैफई यहीं पर आता है, जो ग्रीक क्षेत्र है मुलायम परिवार का वो यहां पर आता है। लेकिन इटावा की जो सीट है वो 14 में भी बीजेपी ने जीती, 19 में भी बीजेपी ने जीती और इस बार भी बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। इटावा वही सीट है जहां से 1991 में काशीराम को मुलायम सिंह यादव ने सांसद बनाया था। इसमें कोई सरप्राइज नहीं दिखाई दे रहा कि अखिलेश यादव या यादव परिवार के बिल्कुल गढ़ में जो है फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैनपुरी अभी भी वो एक ऐसा आइलैंड है जहां नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। मैनपुरी को क्रैक करना ये बीजेपी अकेली अभी भी यादव बहुल्य इलाका है, 3.5 लाख से ज्यादा यादव वोट है वहाँ पर। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहाँ पे यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है वहाँ पर बीजेपी जो है सेंध लगा पाई। कुछ कह रहे भावेश, बोलिए। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहाँ पे देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास हो जाती है, तो इसलिए वो सीट जितना मुश्किल, हालांकि पिछले 2019 में देखेंगे तो मुलायम सिंह होते भी लगभग 95,000 वोट से ही जीते थे। आजमगढ़ लगभग 2.5 लाख वोटों से जरूर अखिलेश यादव जीते, 2.5 लाख या 2,70,000 आई थिंक। लेकिन मैनपुरी में उनको प्रॉब्लम हुई थी जबकि सपा बसपा का गठबंधन था और एक तरफ ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं नजदीकी मुकाबला बीजेपी जीत न जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जो बीजेपी जिस पे दाव खेलना चाहती है, साक्य वहाँ पे यादव के बाद जो साक्य कॉम्बिनेशन पे उनके बीजेपी जाना चाहती है, बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं पेश कर पाएगी क्योंकि ये गढ़ जरूर है और 60% वोट जो उनका एक थ्रेशोल्ड है वहाँ पे टूटता नजर नहीं आ रहा। इसलिए देखिए आप इस बात को, अब ये परिवारवाद का इल्जाम भाजपा लगाया, नरेंद्र मोदी लगाया अखिलेश यादव के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव इससे पीछे हटते नहीं है। उन्होंने आज अब भी जो टिकट बांटे हैं उसमें 3 टिकट शायद उन्होंने अपने परिवार को दिए अभी भी। तो उसमें उस लिहाज से अगर मैं संजय जी से जानना चाह रहा हूं सर, उस बेल्ट के अंदर जो आपका फैमिली का इलाका है, जहां गांव है आपका, जहां से मुलायम सिंह यादव थे, उस इलाके के अंदर भी अगर एक सीट छोड़कर बाकी सब भाजपा ले जा रही है तो ये क्या बता रहा है? देखिए जितनी सीटों का जिक्र अभी तक किया गया है सौरभ, हवा रुख किस ओर है बहुत साफ है। या यूं कहें कि 80 सीटों में इक्का दुक्का सीट इंडिया गठबंधन के पार्टनर, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे। जितनी सीटों का जिक्र अभी आपने किया, सिर्फ 2 सीटें ऐसे दिखाई पड़ती हैं। पूरब की ओर जाएं तो वहां आजमगढ़ और सेंट्रल यूपी के आसपास के इलाके को देखें तो वहां मैनपुरी। ये 2 सीटों को छोड़ करके कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर कांटे का मुकाबला भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस नजरिए से देखें तो बाकी सीटों में भी कुछ ऐसा ही रुख दिखाई पड़ने वाला है और लगता है कि पूरा यूपी 80 सीटें जो है वो पूरा भगवा का भगवा दिखाई पड़ेगा जब 2024 के चुनाव के नतीजे आएंगे। और ये भी 2 सीटें जो आपको दिखाई दे रही है, एक अखिलेश यादव की सीट है, एक पत्नी डिंपल की सीट है, डिंपल यादव जी की सीट है, और एक परिवार में भी एक युगल के बीच में, एक दंपत्ति के बीच में जो है वो सीट जाती है। नहीं, लेकिन एक चीज मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि देखिए हमको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि यादव मतदाता वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, पहले दूसरी जातियों के लिए वैसे माना जाता था, फिर वो छोटी छोटी पार्टियां बनी, उन्होंने गठजोड़ करना शुरू किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और बार बार हम ये कैसे मान सकते हैं
कि राम मंदिर की लहर सब में चलेगी और यादव मतदाता कहेगी नहीं नहीं हम वहीं के वहीं बने। अगर बने होते तो और सीटों पर असर दिखता, इटावा पर दिखता, फर्रुखाबाद पर दिखता, फिरोजाबाद पर दिखता। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कांस्टेंट फैक्टर है, उस के फैक्टर में भी कुछ न कुछ इरोजन हुआ है, कुछ मुश्किल इरोजन हुआ है। लेकिन मैं अब गोरखपुर का यादव या मथुरा का यादव जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात मेरे लिए अगर एटा का इटावा का जा रहा है, वो समझना हमको चाहिए कि वो उस गढ़ का यादव भी जो है वो छिटक गया इस बार। नहीं, मुझे लगता है सौरभ कि जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, अगर आप यूपी में देखें एक आमूमन एक यादव मतदाताओं के बीच में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अछूता है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ गया है। लेकिन जिन दो सीटों पर अभी दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वो 2 सीट कौन है? आपने जिसका जिक्र किया, एक जगह अखिलेश यादव लड़ सकते हैं और दूसरी जगह डिंपल। मुझे लगता है अभी भी उनका जो यादव मतदाता हैं उनके लिए ये 2 एक सिंबल के जैसे हैं कि भाई आप समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो शायद वोट ना करें, आपके साथ अभी भी हम खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए केवल एक मैनपुरी और एक आजमगढ़ बचाने में कामयाब समाजवादी पार्टी इस बार हो सकती है। तो ये बड़ा अभी तक का जो सर्वे है ये तो बहुत ही खराब स्थिति इस वक्त जो है गठबंधन के लिए दिखा रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्वीप एक तरीके से अब आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जो हवा बह रही है, जिसको अभी बिल्कुल खुल करके कहा भावेश ने, ये राम लहर है, ये राम मंदिर की लहर है और जय श्री राम ये नारा गूंज रहा है इस पर। अभी आप बात कर रहे थे हमसे कुछ कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या अंतर आपने पाया सेंटिमेंट में लोगों के? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो एक शहर में और खास कर देखें तो बहुत पहले बीजेपी को चिढ़ाया जाता कि ये शहरों की पार्टी, शहरी लोगों इनको वोट करते हैं। लेकिन आज के डेट में देखें और एक पैटर्न देखें 2014 के बाद आप देखेंगे बीजेपी लगातार अपने आप को जो रूरल एरिया उसमें मजबूत करती जाए। उसमें जो राम मंदिर का जो इशू है, जो राम मंदिर का इनोग्रेशन है, उसमें एक बहुत कैटलिस्ट की काम कर रही है। इसका असर सबसे ज़्यादा जो है रूरल में है और वो यूपी में भी है और अदर जगह, जैसे संजय जी ने कहा तमिलनाडु में है, बिल्कुल है तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में जीतने के लिए वो स्थिति में है या नहीं है, वो देखने की बात है। नहीं तो लोग जब आप जाते हैं आपकी भाई आप जैसे सर्वे होता है कि आप जहां आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे, नाम क्या आता है सीधा? योगी मतलब उसमें कुछ कोई और नाम भी आता है, कोई वो वजह बताते हैं या बस मोदी? देखिए सिर्फ हमारा राम का मंदिर बन गया इसीलिए? एक बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी वजह से बीजेपी जीतेगी या इसी वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटों पे फायदा हो रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है और फैक्टर है मोदी जी का अपने 10 साल का जो काम है वो भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। यूपी में जिस तरह का 10 साल से काम हो रहा है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ जो सोशल इक्वेशन पे जिस तरह बीजेपी काम करते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अलग अलग स्टेट में आप जाएंगे तो उस तरह दिखेगा आपको। अब आप जैसे तमिलनाडु में जाए, केरला में जाए, उस तरह का सोशल इक्वेशन नहीं बन रहा है, उस तरह का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, उस तरह का काम बीजेपी को करने का मौका नहीं मिला कि लोगों को दिखे। इस वजह से शायद वहां पे बीजेपी सीट ना जीत पाए। लेकिन जहां तक असर की बात है, कुछ ना कुछ असर तो हर जगह है।